वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी। हमारा क्लास है 8 अर्थात कक्षा 8वीं का हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पहली कविता ध्वनि पढ़ रहे और ध्वनि इस कविता का यह सेशन दूसरा है। यह कविता के पहले काव्यांश है। इसके पहले भाग में हमने देखा था कवि का जीवन परिचय और उसके साथ साथ इस कविता से लिखने के पीछे कवि का क्या कारण था कि कवि के जीवन में जिस प्रकार से दुख आए हैं, लेकिन उस दुख को भूलकर वह आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि परिवर्तन समाज का नियम है, वैसे ही जीवन का भी नियम है। तो यहाँ पर कवि कल्पना करते हुए कुछ नवयुवकों को, जो नींद में सोए हुए नवयुवकों को संदेश देना चाहते हैं, आशा का संदेश देकर वह उनको जागरूक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कविता ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखे हुए कविता का पहला काव्यांशों का भाग, उसे हम विस्तार से पढ़ते हैं। कविता की पंक्तियां इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे पात डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो देखते हैं कवि क्या कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। अंत का अर्थ होता है समाप्ति। तो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अर्थात समाप्ति तो अभी होने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। वन का अर्थ होता है उपवन या जंगल। उपवन या जंगल, यहाँ पर कवि ने उपवन बताया है। मेरे वन में मृदल मतलब कोमल नर्म और वसंत एक ऋतु का नाम है। अभी न होगा मेरा अंत। तो देखो कवि क्या कहना चाहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे उपवन में कोमल नरम वसंत। वसंत ऋतु से यहाँ पर कवि को तात्पर्य है कि जो ऋतु, वसंत ऋतु में क्या होता है, वसंत ऋतु के पहले क्या होता है। वसंत ऋतु के पहले हमेशा पतझड़ होते हैं और पतझड़ की विशेषता क्या होती है कि उस समय क्या होता है कि सारी जगह पर सूर्य अपना इतना तपा हुआ होता है कि उसके किरणों के कारण कि पूरा उपवन होता है वह जल जाता है। पेड़ों पौधों के जो पत्ते होते हैं वो भी सूख जाते हैं। इसके कारण वह जो उपवन होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो कैसे लगने लगते हैं। पेड़ों पर अगर पत्तियां न हो, टहनियों पर अगर फूल न हो, कलियां न हो, तो वो कैसे लगते हैं, दिखने में वह कठोर लगते हैं। लेकिन जैसे ही पतझड़ चला जाता है और वसंत ऋतु का आगमन होता है, तो उसके साथ साथ क्या हो जाता है कि जो पेड़ होते हैं वो पेड़ों के ऊपर पत्तियां, हरी हरी छोटी छोटी पत्तियां आने लगती है, कलियां आने लगती है, फूल आने लगते हैं। तो मतलब उसमें जो कठोरता होती है पतझड़ में, वह वसंत ऋतु से आने से उसमें परिवर्तन हो जाता है। और कठोरता का परिवर्तन किसमें हो जाता है? कोमलता में, मृदुल हो जाता है। वन कैसा हो जाता है? कोमल। क्यों कोमल हो जाता है? क्योंकि उस सूखे हुए वृक्ष के पेड़ों के टहनियों पर छोटे छोटे पत्तियां आने लगती है, उसके साथ साथ कलियां खिलने लगती है और वह इस प्रकार वह जो वातावरण रहता है वो देखने लायक हो जाता है। उसको देखते ही मन को आनंद मिलता है। तो जिस प्रकार पेड़ों के पौधों के जीवन में भी नव चेतना आती है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी नव चेतना आते हैं। सारे सजीव उस वसंत ऋतु के उस आह्लाददायक वातावरण में
प्रसन्न हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो जिस प्रकार अभी पतझड़ खत्म हो चुका है, वसंत का आगमन हो चुका है, तो अभी वसंत का आगमन हो चुका है, तो अभी पेड़ों की निर्मित हो चुकी है, तो उसका अंत अभी तो शुरुआत हुई है। तो अभी शुरुआत हुई है तो अभी अंत तो नहीं होने वाला है। तो कवि यही कहना चाहता है, कवि अपने आलोचकों को भी यही इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि भले ही मेरे जीवन में जो कुछ कठिनाई आई होगी, जो कुछ समस्या आई होगी, वो तो अभी बीत चुके हैं। मैं फिर से अपने जीवन को निराशा से दूर रहकर एक आशावादी जीवन बिताना चाहता है। और इस आशावादी जीवन की अभी तो मेरी शुरुआत हो रही है। तो अभी ही मेरे जीवन में उपवन रूपी, हरियाली रूपी वसंत का आगमन हुआ है। तो अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता है। इसके बाद की कविता की पंक्तियां देखते हैं। हरे हरे ए पात, डालिया कलिया कोमल गात। हरे हरे ए पात, पात का अर्थ क्या होता है? पत्तियां। पत्तियां कहाँ पर होती है? हरे हरे पत्तियां पेड़ के टहनियों पर। वेरी गुड। डालिया पर, पेड़ के डालियों पर जो पत्तियां आई है वो कैसे हैं? हरी हरी। कलियां, और अभी कलियां खिलने लगी है। कोमल गात, कोमल का अर्थ क्या है? यहाँ पर मैंने बताया था, कोमल मतलब नरम या नाजुक। गात, गात मतलब शरीर। जो तो पेड़ के जो शरीर है उसके ऊपर क्या हो रहा है कि हरी हरी पत्तियां की शुरुआत होने लगी है, डालियों पर हरी हरी पत्तियों से भरने लगी है, कलियां खिलने लगी है। और इस प्रकार जिस प्रकार पतझड़ में वह टहनियां जो कठोर लग रही थी, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन हो गया, उस पेड़ों के शरीर पर, उसके गांठ पर कोमल कोमल कलियां, कोमल कोमल हरी हरी लाल लाल पत्तियां आने लगे हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। स्वप्न, स्वप्न मतलब ड्रीम। मृदुल, मृदुल मतलब यहाँ पर देखा है हमने कोमल नरम। कर, कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष मतलब प्रातः काल, सुबह। प्रातः काल, सुबह, सवेरा। मनोहर, मनोहर मतलब मन को, मन भावन, मन को मोहित करने वाला। मन भावन, मन को मोहित करने वाला। तो देखो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अभी क्या है, यहाँ पर कवि कल्पना कर रहा है कि जैसे ही सूरज का आगमन होता है तो रात का अंधेरा चला जाता है और सूरज की किरणें सारी धरती को छू लेते हैं। और जिस प्रकार नींद में सोए हुए बच्चे को अपनी माँ क्या करती है, सुबह सुबह अपने कोमल हाथ फेरकर उठाती है, मतलब प्यार से। तो उसी प्रकार कवि कहना चाहते हैं कि जिस पेड़ के कठिन शरीर पर अभी कोमल शरीर हो गया है, क्यों? क्योंकि उसकी पत्तियां आ चुकी है, कलियां आ चुकी है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं, जो अभी वो कलियां कैसी है? सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है और वातावरण मन भावत हो चुका है, मनोहर हो चुका है। तो कलियां क्या कर रही है? सुबह उठने को आलस आ रहा है उनको, निद्रिस्त रूप में वो नींद से बाहर आना नहीं चाहती है, सोई हुई रहना चाहती है। तो इसी प्रकार उन कलियों को क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि मैं अपने स्वप्न रूपी हाथों से, कोमल हाथों से उनकी उस निद्रित कलियों पर मैं क्या करूंगा? अपना हाथ उसे फिराऊंगा, फेरूंगा, हाथ से उनको मैं सहलाऊंगा। जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे को सुबह नींद से जगाने के लिए हाथों का हाथ उनके सिर पे से हाथ फेराती है,
हाथ से सहलाती है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मैं भी उन निद्रिस्त नींद में बोझिल या आलस से युक्त उन कलियों को क्या करूंगा, मैं अपने कोमल हाथ से उनके उस आलस्य को मैं दूर करूंगा और एक नया सवेरा, उन मन भावन जो मन को मोहित करने वाला जो सवेरा छाया हुआ हो उससे मैं उनको जागृत कराकर उनके जीवन में भी नवचेतना का मैं आगमन करने वाला हूँ। क्योंकि कलियों को क्या करना है, अभी सुबह उठकर उसको आगे का जीवन भी बिताना है। तो यह हुआ इस कविताओं का, पंक्तियों का विश्लेषण। अब आगे देखते हैं इस कविताओं के काव्यांश के प्रसंग में हमेशा जिस कविता का प्रसंग होता है उस कविता का नाम लिखना चाहिए और उस कविता के कवि का नाम लिखना चाहिए। फिर इस कविता के माध्यम से इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या बताना चाहिए वह संक्षेप में लिखना चाहिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां वसंत भाग 3 से संकलित ध्वनि नामक कविता से ली गई है और इसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक सुंदर प्रभात बेला में नींद में अलसाई कलियों को जगाने का वर्णन किया है। इस पंक्तियों का भावार्थ अर्थात सरल अर्थ इस प्रकार है। आत्मविश्वास से भरपूर कवि अत्यंत विश्वास के साथ कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। इस विश्वास का कारण बताते हुए वह कहता है कि उसके उपवन में अभी अभी नए और कोमल वसंत का आगमन हुआ है। इस वसंत के आगमन से उसका उपवन हरा भरा हो उठेगा। इससे कवि का जीवन भी खुशियों से भर उठेगा और उसका अभी अंत नहीं होगा। आगे भावार्थ इस प्रकार है। वसंत के आने से पेड़ पौधे में हरे हरे पत्ते, नई डालियां और कलियां आ जाने से उसकी कोमलता बढ़ गई है। अर्थात पत्तों, कलियों, टहनियों के अभाव में ये पेड़ कितने कठोर लगते थे, लेकिन अब ये पेड़ कोमल शरीर वाले हो गए। रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल इन कलियों पर कवि अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को फेराना चाहता है। ऐसा करके वह इन कलियों को जगाते हुए नए मनभावन प्रभात का संदेश देना चाहते हैं। इस पंक्तियों की विशेषता इस प्रकार है। अभी अभी हरे हरे यह पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार है। दूसरा, तत्सम शब्दों से युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। उसके साथ साथ वसंत को मृदुल, कर्क को स्वप्न मृदुल आदि शब्दों से विशेषित किया गया है। उसके बारे में विशेष जानकारी दी गई है। इस कविता के पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। मृदुल नर्म कोमल, पात पत्ते, कोमल मुलायम, गात शरीर, कर हाथ, निद्रित नींद में डूबी हुई, प्रत्यूष प्रातःकाल सुबह। अब देखते हैं इस पंक्तियों पर पूछा गया एक प्रश्न इस प्रकार है। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? इसका उत्तर देखते हैं। कवि के अंदर जीवन जीने की उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा बची हुई है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दिशा से उभारना चाहते हैं। अभी उसे काफी काम करना है। वह स्वयं को काम के सर्वथा उपयुक्त मानता है, इसलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो बच्चों, अब तक हमने इस भाग में कविता के पहले पंक्तियों को देखा, उसका विश्लेषण विस्तार से किया, फिर उसके प्रसंग, भावार्थ और विशेष किस प्रकार लिखना है यह देखा। फिर इस कविताओं के पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दार्थों का अर्थ देखा और इसके बाद इन पंक्तियों पर पूछा गया एक प्रश्न का उत्तर हमने देखा। अब इसके अगले पंक्तियों को हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। मिलते हैं अब अगले भाग में।